हेलो बच्चों, खुशी गुप्ता गुड इवनिंग, युवराज सिंह गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, पवन युवराज हालचाल क्या है? मस्त। श्री संस्कार, आओ भाई जल्दी से आए। यस बच्चों, रेडी हो? कल डेरिवेशन समझाया था कि आपने घर पे जाके वापस किया? क्या समझने का प्रयास किया? क्या चल रहा था? क्या आप लोगों ने वो डेरिवेशन किया था बच्चों? कर लिया? वेरी गुड, समझ लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हमारे पास क्वेश्चंस है बच्चों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद आज फिर से हम क्वेश्चन करेंगे। आज प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो करते हैं, ठीक है ना? आज और करते हैं। आज लगभग अपन वाईडीएसी खत्म करेंगे, कल से अपन विवर्तन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक दिन पोलराइजेशन में लगेगा, 2 या 3 दिन और मैक्सिमम, है ना, अपना चलेगा। तो ध्यान दें अपन वाईडीएसी में इंटेंसिटी तीव्रता की चर्चा, वाईडीएसई में तीव्रता की चर्चा। ये बोलने से पहले मैं आपको 2 चीज पूछना चाहता हूं बच्चों। y बराबर कॉस थीटा का ग्राफ क्या अपन को आता है? क्या ये ग्राफ अपन को आता है? बताओ फटाफट से। ये कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये 1, और ये ग्राफ ऐसा, फिर ये ग्राफ ऐसा, फिर ये ग्राफ ऐसा, फिर ये ग्राफ ऐसा। क्या ग्राफ ऐसे जाएगा? यस। और एक y बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, एक है y बराबर कॉस थीटा, एक है y बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? सर कॉस स्क्वायर है मतलब नेगेटिव तो नहीं जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो भैया ये वैल्यू 1 है। ऐसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो सर 1 से तो स्टार्ट होगा, ये तो कंफर्म है। और सर ये 0 पे आएगा लेकिन वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती स्क्वायर में। तो एक ग्राफ समझ में आ गया बच्चों? ये कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ है और वो कॉस थीटा का ग्राफ था। क्या ये क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ आप लोग, है ना? कॉस जैसा ही है, बस स्क्वायर हो गया तो नीचे वाला पार्ट हट गया, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज अपन ने देखी, ऐसा ऐसा होता है। चलिए अच्छी बात है। इसको शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है। ध्यान दो बच्चों, हमने वाईडीएसी बनाया, मैंने ये S1 बनाया, ये S2 बनाया, इनके बीच में दूरी स्मॉल d थी। मैंने मान लिया दोनों की तीव्रता बराबर है I0 और I0। तो मुझे बताओ, अगर दोनों की तीव्रताएं मैंने बराबर लिख दी है तो बताओ किसी बिंदु पर I नेट का फॉर्मूला क्या होगा? आपको याद है बच्चों? 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई, या डेल्टा फाई बाई 2, जो भी अपन लिखें यार, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है। बताओ मैक्सिमा की जगह पर क्या होता है? मैक्सिमा पर आई मैक्स आता है। आई मैक्स कब आएगा? जब सर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो। जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे टाइम पास कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो तो आई मैक्स, और वैसे भी आपको पता है ये जो पहली चीज लिखी होती है यही तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। कितना आएगा आई मैक्स? 4I0। और मिनिमा पर बच्चों आई मिनिमम कितना आएगा?
जब कॉस की वैल्यू 0, अरे यार नेगेटिव तो हो नहीं सकती, 4i0 तो कांस्टेंट है, कॉस की वैल्यू जब नेगेटिव 0 होगी तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई नहीं आई? पहले बताओ। मैंने आपको दो बात बताई, एक तो मैंने आपको ग्राफ सिखाया और एक बात मैंने आपको ये रिपीट कराई जो बहुत बार पढ़ा चुका हूं। सही है? I0 बराबरी, जनरली बराबरी आता है तो मैंने बराबर वाला केस ले लिया। आपको ये मैंने आपको बताया था हर मैक्सिमा की तीव्रता बराबर होती है, मतलब हर मैक्सिमा की तीव्रता बराबर होती है और वो कितनी होगी 4i0, और हर मिनिमा की मिनिमम, और मिनिमम कितनी 0। क्या 0 हमेशा आएगी? नहीं। ये सर इसी में 0 आया, आपको याद है? आई मैक्स, मैं आपको यहां लिखूं, आई मैक्स जो था वो था √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है? अगर इसमें I1 I2 को आप I0 लिख दो तब भी आंसर 4i0 ही बनता है। अगर इसमें I1 I2 को I0 रखेंगे तब भी आंसर 4i0 ही बनेगा। और I मिनिमम में बच्चों यह माइनस आ जाएगा, तो अगर माइनस आ जाएगा तो √i0 माइनस √i0 क्या 0 हो जाएगा? क्या बात चमक गई तुम्हें? भाई इस फॉर्मूले से देखो तब भी वही आंसर आए, इस फॉर्मूले से देखोगे तब भी वही आंसर आएगा, है ना? इस फॉर्मूले से देखोगे तो √i0 प्लस √i0 का स्क्वायर बराबर 4i0, देखो वही आंसर आएगा। आप कैसे भी कर लेना, आंसर वही आना है, ठीक है? तो उसमें कोई मतलब शंका नहीं है, ये अच्छी बात है। शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला था, उसमें पूरा किया, इसमें डायरेक्ट आ गया, बढ़िया। बच्चों ध्यान से देखो, ये आई का फंक्शन है समथिंग कांस्टेंट इनटू कॉस स्क्वायर। ये जो ग्राफ बनाया था इसमें आगे कुछ भी नहीं था तो 1 मान सकते हैं, ये कुछ भी नहीं था तो 1 है। अबे कुछ नहीं है तो वहां 1 है यार, ठीक है? तो ये 1 है, बढ़िया। यहां पे कुछ कांस्टेंट है इनटू कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, ऐसा 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 ऐसा। तो मुझे पता है कि केंद्र पर क्या बनता है? मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो भाई साहब ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा यूं, यहां से तीव्रता का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तीव्रता का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे। क्या आप देख पा रहे हो? इस ग्राफ को बस यूं घुमा दिया मैंने। ये देखो मैक्सिमम से नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये भी मैक्सिमम से नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तीव्रता का ग्राफ है ये, है ना? ये किसका ग्राफ है? तीव्रता का ग्राफ। अरे क्लियर हो गया भाई? ये आई बराबर है ना तीव्रता का ग्राफ बन गया। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या है सर? ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा है। ये क्या है सर? ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ये क्या है? ये केंद्रीय मैक्सिमा है, केंद्रीय मैक्सिमा है। क्या अब ये बातें क्लियर होने लग गई? क्या बातें क्लियर होने लग गई? मिनिमा की जगह कितना आंसर है? 0। हाँ देखो ये 0 आया। मैक्सिमा की जगह कितना आंसर है? 4i0, तो 4i0 है। सर ऐसा ही सीन नीचे भी आएगा, तो बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही सीन नीचे भी आएगा, तो बिल्कुल नीचे भी वैसे के वैसी गाड़ी घुमा दो, सांप घुमा दो। ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा। हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4i0 है और हर मिनिमा की इंटेंसिटी 0 है। हर मैक्सिमा पर 4i0 देखो बराबर आ रही सब पे, इस पे भी 4i0, इस पे भी 4i0, सब पे 4i0 पे मैक्सिमा बराबर है 4i0 4i0। कोई कष्ट है तो जल्दी जल्दी बताओ, नहीं है तो जल्दी जल्दी हाँ बोलो। फिर से बता रहा हूं, ये सफेद क्या है? तीव्रता का ग्राफ है ये, पर्दे पर ग्राफ।
पर्दे पर ग्राफ बनाया है मैंने। यहां पर ग्राफ ऐसे बनाया था तो वहां पर्दे पर बना दिया तो ऐसे दिखने लग गया, सांप को ऐसे लटका दिया। बढ़िया। यहां आपको साफ साफ दिख रहा है दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच में चौड़ाई बीटा होती है। हाँ पे यहां पे साफ साफ दिख रहा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा। हर फ्रिंज की चौड़ाई बराबर है और वो बीटा है। साफ साफ दिख रहा है बीटा 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 बीटा। हर फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है। फ्रिंज क्या होती है? दो क्रमागत निम्निष्ठ या दो क्रमागत उच्चिष्ठ के मध्य की दूरी। ये सेकंड मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा था ऊपर, तो दोनों के बीच की दूरी को बीटा बोल दिया। बहुत ही बढ़िया, मजा आया। तो एक तो ये चर्चा हो गई कि ग्राफ व्राफ बन गया और इसमें ये बीटा बीटा सब है ना, नीचे भी बीटा है, ये बीटा ऐसे ऊपर चल रहा है। सेम कहानी होती है नीचे ऊपर। बढ़िया। मैंने कहा कि भाई लोग मुझे बताओ फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी बताओ यार। अब आप लोग बताओ फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी क्या एक बीटा? फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी को क्या 1 बीटा बोलते हैं बच्चों? हाँ ना बोलो जल्दी। फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी को 1 बीटा बोलते हैं। ठीक है, हाँ बढ़िया। इसको थोड़ा उधर लिखना चाहता हूं मैं, ये 1 बीटा है, 1 बीटा y बराबर। बढ़िया। मैंने कहा फर्स्ट मैक्सिमा की कोणीय स्थिति बताओ, थीटा। फर्स्ट मैक्सिमा, ये बीच में डिस्टेंस कितनी थी? कैपिटल डी थी। हाँ, फर्स्ट मैक्सिमा की कोणीय स्थिति बताओ। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, तो आप उस ट्रायंगल को देख के बोल सकते हो, उस ट्रायंगल, उस त्रिकोण को देखकर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? बताओ। ये है y, इसमें ये दूरी है y, ये लिख रखा है मैंने, y बराबर बीटा, और ये दूरी है कितनी? कैपिटल D। तो tan थीटा आप लिख सकते हो बच्चों। थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर y बटा डी। y का मान है बीटा बटे डी, बीटा का मान लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी बटे डी बराबर लैम्डा बटे डी। लैम्डा बटे डी। आई होप बात चमक गई आपको। क्योंकि थीटा कम है अतः tan थीटा लगभग थीटा है, और जो किसके बराबर है? लैम्डा बटे डी के बराबर। मेरा आंसर आ गया लैम्डा बटे डी। लैम्डा बटे डी मेरा आंसर आ गया। एक इंटेलिजेंट बच्चा, इसके बाद अगर मैं पूछूं पांचवे की बताओ, छठे की बताओ, तो पांचवे के लिए आप लिख दोगे 5 बीटा, छठे के लिए लिख दोगे 6 बीटा। कोणीय स्थिति मतलब कितने कोण पर है, कितने ऊपर कोण पर है, जितने की भी पूछो उतना बीटा बटे डी। इंटेलिजेंट बच्चा सीख गया, रटा नहीं, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन के लिए बोला था, याद करने के लिए। बढ़िया। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ फर्स्ट मिनिमा की कोणीय स्थिति है, उसको आप थीटा को थीटा 1 बोल दो। क्या लिखो मिनिमा के लिए? tan थीटा बराबर, मतलब मिनिमा की दूरी कितनी होती है? मिनिमा की दूरी, फर्स्ट मिनिमा की दूरी क्या y बराबर 0.5 बीटा, आधा बीटा? फर्स्ट मिनिमा की दूरी 0.5 बीटा होती है, बस 0.5 बीटा बटे कैपिटल डी।
बराबर 0.5 लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी बराबर 0.5 लेमडा बटे स्मॉल डी। आंसर आ गया लेमडा बाई 2d। हाँ ठीक है, लेमडा बाई 2d, बहुत आसान है। फर्स्ट मिनिमा की कोणीय स्थिति, जल्दी बताओ, समझ में आया क्या? ये मिनिमा था, मैंने आपको ये पूछा था θ1, ये दूरी y बराबर 0.5 बीटा होती है, ये दूरी कैपिटल डी है ही सही। क्या क्लियर हो गया बच्चों? यस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्टार बना के पूछता हूं मैं। क्या आपको दिख रहा है कि एक शब्द में लिखता हूं, बताओ ये टोटल, अगर ये θ1 है ऊपर तो कॉमन सी बात है ये भी फर्स्ट मिनिमा ही है। अरे ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों होता है ना, ये केंद्रीय है तो ऊपर भी फर्स्ट नीचे भी फर्स्ट। ऊपर θ1 है तो नीचे भी कितना बनेगा? θ1। क्या आप समझ रहे हो? ये पूरा कोण, इसे कोणीय चौड़ाई बोल सकते हैं। किसकी? किसकी? ये पूरी एक फ्रिंज बन गई। फर्स्ट मिनिमा की कोणीय चौड़ाई पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट मिनिमा की कोणीय चौड़ाई। भाई ये, अरे यार ये केंद्रीय उच्चिष्ट, ये क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके ऊपर भी फर्स्ट मिनिमा, नीचे भी फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा ऊपर नीचे दोनों आता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फर्स्ट मिनिमा की टोटल कोण बताओ। फर्स्ट मिनिमा ने कितना कोण बनाया, ये टोटल कोण बताओ। कितना है टोटल कोण? ये टोटल कोण कितना है? क्या ये 2θ1 है? हाँ 2θ1 है। तो मैंने कहा फर्स्ट मिनिमा की कोणीय चौड़ाई बताओ। क्या इसको आप 2θ1 लिखोगे? 2θ1 लिखोगे, है ना? फर्स्ट मिनिमा की बराबर बन जाएगी 2 इंटू लेमडा बाई 2d बराबर लेमडा बाई टी। आपको पता है हर फ्रिंज एक जैसी है, इसीलिए फर्स्ट मिनिमा की कोणीय चौड़ाई जो है वही अन्य किसी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। हर फ्रिंज एक जैसी है, इस फोटो में देखो हर फ्रिंज एक जैसी है। बीच वाले की कोणीय चौड़ाई जितनी होगी उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी। मतलब मैं बोल सकता हूं हर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, हर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई लेमडा बाई डी ही होती है। मैंने निकाली है एक के लिए, लेकिन ये आपको दिख रहा है सबके लिए बराबर ही होगी क्योंकि सब एक जैसी है। यही हर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई है। हर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई यही है, लेमडा बाई डी। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब फ्रिंज एक जैसी है। जल्दी बताओ, बात चमक गई क्या? मैंने निकाली है एक के लिए लेकिन है सबके लिए ऐसी। सेम, ये फोटो ऊपर, ये फोटो ऊपर, ये फोटो ऊपर। बे कुछ तो बोलो, थंबम तो दो। तो मैं कॉमन बात लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट करके। YDAC में हर फ्रिंज की चौड़ाई सेम बराबर बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। व हर फ्रिंज की
कोणीय चौड़ाई बराबर लैम्डा बाई डी हर फ्रिंज की। ये दोनों अपन को याद होने चाहिए। और अगर पानी या माध्यम में डुबो दें, क्या करोगे? लैम्डा को लैम्डा बाय म्यू कर दो, बस खत्म बात। पानी या माध्यम में लैम्डा को लैम्डा बाय म्यू कर देंगे, खत्म बात। हर फ्रिंज एक जैसी है, ये जितनी चौड़ी ये भी उतनी चौड़ी, ये भी उतनी चौड़ी, तो भैया एक के लिए प्रूफ कर लिया, बाकी के लिए डायरेक्ट लिख दिया। मैंने बीच वाली को इसको प्रूफ कर लिया क्योंकि वो इजी था, इसलिए। क्या बात चमक गई इसमें? बस याद रखने फॉर्मूले, तो प्रूफ करा दिया ऐसे ही मैंने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, फॉर्मूले लगभग ये याद कर लेना है लास्ट में। एक और है, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो नीट में आई हुई है 2 बार। सोचो, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये हो रहा है मेरे पास। मान लो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, मान लो मुझे दे दी जाए कि पर्दे की एल लंबाई में कितनी, पर्दे की एल लंबाई में कितनी फ्रिंजें होंगी। पर्दे की एल लंबाई में फ्रिंजें कितनी होगी। तो भैया एल लंबाई में कितनी, माना कि एन फ्रिंज होगी, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, तो एन फ्रिंज की चौड़ाई एन बीटा। अरे एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, तो एन फ्रिंज की चौड़ाई एन बीटा। क्या मानते हो बच्चों? तो एन का आंसर क्या आ गया? एल बटे बीटा, एल बटे लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। खत्म यार, टाइम पास मतलब चीज थी यार, सही से याद करो, मतलब कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत। ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ गए नीट में, 2 बार पूछा। लंबाई दे देता है, पूछता है कितनी फ्रिंजें आएगी। अरे क्या टाइम पास यार, कैसे शर्म आ गई देख के, तो देख के शर्म आ गई मुझे। अबे एक क्या, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी बोलो, आगे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन की बारी। चलो मैं सबसे पहले इनके क्वेश्चन को वो लेता हूं जो
चलिए पहले क्वेश्चन को करो, नीट का ही है, जो भी पढ़ाया पहले उसका क्वेश्चन करते हैं अपन, बाकी तो पुराने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजी है। यंग द्विजीरी, हाँ यार पढ़ा है। डी बराबर 2 मिलीमीटर है, पर्दे से डी बराबर 100 है, लैम्डा बराबर इतना है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई इतनी है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई को बढ़ाकर इतना चेंज करने के लिए झिर्रियों के बीच का पृथक्करण कितना होगा? चलो बात समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला बता। कोणीय चौड़ाई बराबर लैम्डा बटे डी। मान लो इसको बोल दिया थीटा, मान लो बोल दिया, बराबर है थीटा, कितना दे रखा है 0.20। अब बोल रहा है चौड़ाई को बढ़ाकर, व चौड़ाई को बढ़ाकर, यानी कि उसने बोल दिया थीटा हो गया थीटा डैश बराबर 0.21, लैम्डा वही है तो डी कितना होगा, डी डैश। क्वेश्चन मतलब ये केस 2 है, ये केस 1 है। केस 1 ये रहा, केस 2 ये रहा। क्या दोनों समीकरणों को भाग कर दोगे? क्या दोनों को भाग लगा दोगे? तो डी डैश बटे डी बराबर 0.20 बटे 0.21 बराबर 20 बटे 21। तो क्या डी डैश की वैल्यू मिल गई बच्चा 20 बटे 21 इंटू डी कितना है 2, 40 बटे 21। क्या 1.9 के आसपास आ गई क्या? बैकलॉग सीरीज कब लेंगे? मुझे अभी कुछ नहीं बोला गया, मुझे अभी कुछ नहीं बोला गया। आपकी क्या बाकी सब्जेक्ट में हो रही है कि बैकलॉग सीरीज? मुझे तो नहीं बोला इन्होंने अभी। चलो जो भी है, चलो फटाफट बताओ, क्या टाइम पास है, कर लोगे? आज जो फॉर्मूला पढ़ाया लैम्डा बाई डी, देखो उसका यूज है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों को भाग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विजीरी प्रयोग में कोणीय चौड़ाई इतनी है, उपकरण को पानी में डुबा दिया जाए तो पहले निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी? अब चाहे पहला निम्निष्ठ बोले या ना बोले, हमें पता है कांस्टेंट होती है, कोणीय चौड़ाई कांस्टेंट होती है। तो थीटा बराबर लैम्डा बटे डी, समीकरण नंबर 1। पानी में डुबोने पर थीटा मुझे पता है बदल जाएगा, थीटा डैश बराबर पानी में लैम्डा कितना बन जाएगा, लैम्डा बटे म्यू, और डी का तो डी रहेगा। इक्वेशन नंबर 2। बस समीकरण 1 में भाग दे दो समीकरण नंबर 2 का, तो थीटा बटे थीटा डैश बराबर ये बन जाएगा म्यू। भाग दोगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। थीटा डैश बराबर थीटा अपॉन म्यू, थीटा डैश बराबर थीटा अपॉन म्यू। थीटा कितना है 0.2, 0.2 बटे 4 बटे 3 बराबर 0.6 बटे 4, 0.15 आंसर। क्या शर्म आ गई देख के? पानी में लैम्डा अपॉन म्यू हो जाता है।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको आज मॉडर्न फिजिक्स का मैंने वन शॉट कंप्लीट किया था, बहुत जल्दी वो आ जाएगा बच्चों। मैंने आपको नीट लेवल का ही उसमें पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छी बहुत सारी बात बताइए। मैंने उसमें एक्सरे भी पढ़ाया है, कान खोल कर सुन लो, एक्सरे भी पढ़ाया है, बहुत सारा एक्स्ट्रा था मैंने इसलिए एक्सरे में उसको पढ़ाया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत सारी बात की है, लाइमन बामर ब्रैकेट फंडामेंटली की बात की है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बातें की है, तो देख लेना। बढ़िया बढ़िया मैकेनिक्स की बातें भी बताइए, मजेदार वाली, मतलब बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन दिया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक क्वेश्चन कराया है जिसके 6 पार्ट हैं। पहले 2 पार्ट 12वीं वाले बच्चे के लिए, दूसरे 2 पार्ट नीट वाले बच्चे के लिए, नेक्स्ट एक पार्ट जेईई मेंस के लिए, नेक्स्ट एक पार्ट जेईई एडवांस के लिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ा के वहां तक लेके गया था एक सिंपल क्वेश्चन में। पढ़ोगे तो मजा आएगा। वन शॉट है, 2-4 दिन में आ जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आ जाएगा। चलो फटाफट कर दो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। अभी डाला नहीं है, खत्म किया है आज मैंने खत्म किया है, डाला नहीं है। ऑप्टिक्स का लूंगा, ऑप्टिक्स का वन शॉट दूंगा, तो उसमें मैं एलन की एक्सरसाइज 3 जो टफ होती है उस जैसे और उससे भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आप ऑप्टिक्स पहले खुद से पढ़ के आना, ऐसा मत सोचना कि मैं वन शॉट में हर चीज पढ़ाऊंगा। वन शॉट में मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन ज्यादा कराता हूँ। तो एलन के जो टॉपर वाले बच्चे करते हैं वो उस लेवल की है, उससे भी अच्छे क्वेश्चन वो उसमें मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स में आप पढ़ लेना, अभी नया नया पढ़ा है, इसके बाद कल से ऑप्टिक्स का शुरू करूंगा और उसमें अच्छे वाले तगड़े वाले क्वेश्चन होंगे। तो जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको तो मजा आ जाएगा, और जो सोचेगा कि वहीं भला कर ले, क्लास में ना पढ़े, वो गया काम से, ठीक है। कोई आंसर बता रहा है मुझे? किसी विशेष भाग पर 8 फ्रिंजें मिलती है, यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बदल दें तो उसके पर्दे पर उसी क्षेत्र में कितने फ्रिंज। ध्यान से देखना, एक बार बोला है λ1, दूसरी बार बोला है λ2। उसने बोला कि YDAC में कोई लंबाई है, कितने फ्रिंज मिले? 8 फ्रिंज। मान लो ये L लंबाई में मिली, L लंबाई में, तो L बराबर 8 बीटा 1, क्योंकि यहां पर लैम्डा है λ1। केस 2 में उसने बोला है कि भाई साहब लैम्डा को λ2 कर दिया और वही लंबाई है सेम, वही लंबाई है सेम, और λ2 कर दिया तो बच्चों L बराबर क्या होगा कि प्राप्त फ्रिंजों की संख्या, माना कि x है तो क्या ये x बीटा 2 बन जाएगा? माना x, समझो ध्यान से। एक बार अपन ने λ1 लिया तो एक लंबाई में 8 फ्रिंज बनी, तो L बराबर 8 बीटा 1। दूसरे केस में लैम्डा बदल दिया, पूछे कितनी फ्रिंज बनी, मैंने माना x बनी, तो L बराबर 8 बीटा 2। दोनों को बराबर कर दो, L बराबर 8 बीटा 1 बराबर x बीटा 2, तो x बराबर आ गया 8 बीटा 1 बटे बीटा 2 बराबर 8 λ1 बटे λ2। बटे शटे कर लेना, गुणा भाग कर लेना, क्योंकि स्मॉल डी कैपिटल डी सेम है, स्मॉल डी व कैपिटल डी सेम है तो कट जाएगा। टाइम पास कर लेना। λ1 6 बटे 4
4 दूनी 8, 12, थर्ड ऑप्शन। चलिए, जो पढ़ाया था उसकी क्वेश्चन कर ली, जो पढ़ाया था उसके क्वेश्चन कर लिए गया। जहां मुझे पता होता है क्वेश्चन लाने हैं, मैं अपने आप ले आता हूं बहुत सारे। जहां मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, टाइम पास है, फॉर्मूला है, तो वहां पे वो तुम्हें करना है। ठीक है, यहाँ मैं अपने आप देखो पढ़ाया और ले आया, मुझे पता था, क्योंकि मैंने अगर एक डायरेक्ट उसी दिन नहीं कराया तो तू गड़बड़ करेगा। लेकिन जहां मैं डायरेक्ट ना भी करूं तो समझ लिया करो वो लल्लू थी वो चीज। चलो, अबे और है क्या? चलो जल्दी जल्दी कर दो, ये को लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर दो। इतनी आवृत्ति का दे रखा है, स्लिटों की मध्य दूरी दे रखी है, पर्दे की दूरी दे रखी है स्मॉल डी, कैपिटल डी। 10 फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी? 10 फ्रिंजों की चौड़ाई मतलब L बराबर 10 बीटा, L बराबर 10 बीटा, 10 लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यार कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, लैम्डा नहीं पता। तो भाई साहब यहां से थोड़ा बुद्धि लगाओ, यहां से बुद्धि लगाओ। C बराबर F लैम्डा, तो लैम्डा बराबर C बटा F, 3 गुना 10 की घात 8 बटे 500 टेरा। ये समझो क्या होता है, ये टेरा होता है, टेरा। डेका एकटा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, 10 की घात 12 होता है ये, इंटू 10 की घात 12। मुझे लगता है आप टाइम पास कर लोगे इसके बाद। क्या पुट कर दोगे? क्या टाइम पास कर लोगे बालक? क्या टाइम पास कर लोगे? अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने। अब कुछ क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी इनको शॉर्ट शॉर्ट में करते जाओ। सब नीट के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर दो। बहुत हो गया, IYDSC बहुत हो गया। पांचवें निम्निष्ठ में कलांतर है डेल्टा फाई बराबर, निम्निष्ठ बोला है, फॉर्मूला है n माइनस 0.5 2n पाई, सॉरी n लैम्डा होता था ना, n माइनस हाफ लैम्डा, n डेल्टा फाई, सॉरी लैम्डा, डेल्टा एक्स है ना यार, सॉरी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कलांतर, n लैम्डा की जगह n माइनस 5 माइनस आधा 4.5, 9/2, बिल्कुल है ना। इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 5। शर्मा के देख के मुंह छुपा लो सब, मुंह छुपा लो सब लोग। जंग द्विजुरी प्रयोग में किसी बिंदु पर लैम्डा पथांतर है तो तीव्रता k है। जहां पथांतर लैम्डा बाई 4 है तो वहां तीव्रता कितनी है? यार I का फॉर्मूला है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो मैं लिख देता हूं, एक को लिख देता हूं I1 और एक को लिख देता हूं I2 बराबर 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये 1 वाला, ये 2 वाला,
बट्टे छट्टे कर दो, बट्टे छट्टे कर दो। तो एक में दे रखा है, भाग कर दो इनको। अच्छा अब बताओ, उसमें थोड़ा तीव्रता वो किया है, डेल्टा लेमडा बाई 4 दे रखा है। सोच, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, तो डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई का मान आप लिख दोगे डेल्टा एक्स इंटू लेमडा बटे 2 पाई। क्या इसको डेल्टा फाई 1 बोल दूं, इसको डेल्टा फाई 2 बोल दूं? डेल्टा फाई 1 का मान, डेल्टा एक्स का मान कितना है इसके लिए, लैम्डा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई। कलांतर फे होता है, सही तो लिखा हो यार, क्या लिख रहे हो तुम? पथांतर है तो मुझे कलांतर चाहिए। अच्छा सॉरी फॉर्मूला, हाँ तभी तो मैं सोचा उल्टा क्यों लिख दिया। कलांतर बराबर, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने। देखो फॉर्मूला ये था, कलांतर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों डेल्टा फाई 1 का मान हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा, कितना दे रखा है पहले, लेमडा तो हो जाएगा 2 पाई, और डेल्टा फाई 2 का मान बन जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 4 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। ये पाई बाई 2 बन जाएगा। अबे पिछले क्वेश्चन में सब सही किया बावले, क्या आप पुट कर लोगे? ये तो कट जाएगा, ये मान पुट कर लेना, जो आंसर आएगा आ जाएगा। I1 का मान दे रखा है कितना, K, और I2 का मान पूछा है, क्या निकाल लोगे? अरे कर लोगे बच्चों? अरे प्रांजल वैष्णव, सब सही किया है, पढ़ना लिखना सीख। डेल्टा एक्स को आपने कलांतर माना है पिछले क्वेश्चन में। अबे क्या बात करता है ये लड़का। अब तो पिटेगा अगर नहीं किया होगा तो। बच्चों ऐसा कुछ किया है क्या मैंने? मुझे तो नहीं लग रहा वैसे। कलांतर, अच्छा कलांतर, ठीक है बच गया बेटा, बच गया तू। कलांतर पूछा है मतलब डेल्टा फाई, एक मिनट यार, इसने कलांतर पूछा है लेकिन आंसर तो पथांतर का दिया है ना। कलांतर पूछा है, क्या यहां पर पथांतर आना चाहिए था? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट भाई, ठीक है, इसने सही पकड़ा पॉइंट को। 2 स्लिटों से आने वाले प्रकाश में कोई प्रारंभिक कलांतर नहीं है, ठीक है, प्रारंभिक नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो ये कलांतर नहीं है, पथांतर है। फाइनल पथांतर आ गया होगा यार, शुरू में नहीं है, अच्छी बात है, तो बाद में आ सकता है, ठीक है। तो कलांतर नहीं हो, पथांतर। हमने तो लैम्डा से पहचान लिया तो पथांतर है, ठीक है प्रांजल। थोड़ा बुद्धि भी लगाना चाहिए, सही बात है। चलो आपने शब्दों को पकड़ा, गुड, लेकिन बुद्धि भी लगाओ।
मुझे लैम्डा लैम्डा दिख रहा है तो मैं कला के कोण के बारे में सोचूंगा भी नहीं, है ना। मैं तो लैम्डा देख रहा तो पथांतर ही लिखूंगा या बालक, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। देख के बता दो हो जाएगा ना, करो मत। झिरियों की अनुपात, चौड़ाई का अनुपात मैंने आपको बताया है, W1 बटे W2 बराबर I1 अपॉन I2 1/25। क्या इसके बाद क्वेश्चन कर लोगे? क्या इसके बाद आता है आपको? मैक्स मिनिमम सिखा दिया बहुत बार। जल्दी जल्दी बताओ यार, पीछे हो रहे हैं अपन। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाएं और ट्राई करें। उच्चिष्ट की तीव्रता I0 है, मतलब अपन जिसको 4I0 बोलते थे ना, उसको ये I0 बोल रहा है। मतलब समझो, ये जो अपन पढ़ते थे इसको बोल दिया अपन ने I1, इसको भी बोल दिया I1, तो अपने अनुसार यहां आंसर होना चाहिए 4I1। इसने बोला है 4I1 को I0 माना, इसने 4I1 को I0 मान लिया, ठीक है ना। ये I1 है S1 और ये S2 है। चलिए, किसी एक झिरी के सामने पर्दे पर तीव्रता कितनी होगी? बहुत बढ़िया, अब समझना ध्यान से। बच्चों, उसने बोला है कि S1 ये S2 किसी एक झिरी के सामने, मतलब ये जो दूरी होगी ये वाली, ये y बराबर, अब आपको पता है कि ये दूरी होती है d/2 और ये दूरी भी होती है कितनी? d/2। तो y बराबर कितना बनेगा बच्चे? d/2। और जो कैपिटल D है वो दे रखा है 10D। क्या बात चमक रही है तुम्हें? पहले बताओ। है ना, इसको आप मान लो I1, इसको मान लो I2, और हमें सॉरी I2 क्यों मानोगे? I1 ही मानोगे। और आपको पता है 4I1 का मान I0 के बराबर है, ये हम लिख देंगे बाद में, ये हम बाद में लिख देंगे। चलो करके बताओ फटाफट इस क्वेश्चन को। तीव्रता निकालनी है, तो यहां पर जो तीव्रता होगी वो होगी 4I1 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। 4I1 का मान I0 है, आपको कलांतर चाहिए बच्चों डेल्टा 5/2। एक झिरी के सामने स्थित पर्दे पर तीव्रता क्या होगी? सोच। मुझे कोई बच्चा एक बात बताओ इस क्वेश्चन में कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें भाई कलांतर चाहिए ना, मुझे डेल्टा 5 चाहिए। डेल्टा 5 के लिए मुझे चाहिए डेल्टा 5 के लिए कि भाई साहब पथांतर कलांतर कुछ तो मिलना चाहिए। मुझे पथांतर कलांतर मिलेगा कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन इसकी इस सामने वाले पे कौन सा उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ट है? बताओ मुझे कैसे पता चलेगा? वेरी गुड,
वेरी गुड। अब देखो, एक बच्चे ने थोड़ा सही दिमाग लगाया। सर इस बिंदु पर हम अगर इस कोण को थीटा मान लें, जैसे डेरिवेशन में आपने कराया था, इस कोण को थीटा मान लें, तो सर हमें पता है कि ये दूरी जो डेल्टा एक्स होती है वो होती है डी साइन थीटा, और इसे आप लिख सकते हो डी टेन थीटा। डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, जिसे डी टेन थीटा लिख सकते हैं, बराबर डी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, y बटे कैपिटल डी, y बटे कैपिटल डी। y का मान सर d/2 पुट कर दो, y का मान सर यहां पुट कर दो। तो बच्चों ध्यान से देखो, d/d और y का मान, अच्छा y का मान तो पुट कर दिया, और कैपिटल D का मान 10 स्मॉल d दे रखा है, कैपिटल D का मान 10 स्मॉल d दे रखा है। तो ये हो गया D से D कटा, d/20, डेल्टा x का मान d/20, और d का मान ये रहा 5 लैम्डा, बराबर 5 लैम्डा बाई 20 बराबर λ/4। ओ हो, मजेदार चीज थी भाई साहब, इसीलिए बोला था डेरिवेशन आना चाहिए। ये दे रखा d बराबर 5 लैम्डा, वह d बराबर 5 लैम्डा है। डेल्टा एक्स मिल गया तुम्हें, ये डेल्टा एक्स की कहानी थी, ये डेल्टा एक्स की। अब डेल्टा एक्स पथांतर मिल गया, तो क्या कलांतर निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे? इतनी आशा की जा सकती है तुमसे। बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए स्टार बनाया मैंने। अबे कर लोगे, जल्दी जल्दी बोल दो ताकि मैं आगे पढ़ाऊं। अच्छा इसमें जगह नहीं है, मैं इधर कर रहा हूं ना, इधर कर रहा हूं। अतः कलांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना, λ/4, बराबर कितना बन जाएगा, π/2। अतः I बराबर I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, यानी कि π/2 इंटू 2, π/4 1/√2 का स्क्वायर, तो आंसर I0/2, खत्म। ठीक है, y बराबर d/2 है, लेकिन आगे क्या? इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मुझे पता ही नहीं है यहां पर कौन से नंबर का क्या बन रहा है, इसीलिए मैं y के फॉर्मूले से काम नहीं कर सकता था। मुझे पता होता कि 5वां उच्चिष्ट है कि 6वां उच्चिष्ट है, तो मैं y बराबर 5 बीटा 6 बीटा कुछ लिख देता। मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए बेसिक से करना पड़ा। हर बार पता होता है y दूरी पर क्या है, 5वां उच्चिष्ट है तो 5 बीटा लिखता, 5 बीटा लिखते थे, तो y को d/2 लिख दो, आगे सॉल्व कर लो। यहाँ पता ही नहीं है, तभी तो मैं रुक गया, गाड़ी है क्या करूं आगे। फिर बेसिक से किया, इस एंगल को थीटा होगा, तो मुझे कल डेरिवेशन किया था डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा आता है, बस साइन को tan लिखा, tan को ऐसा लिखा, धड़ आगे बढ़ते गए, आंसर आ गया। बिल्कुल दिव्यांशु सही बात है, डेरिवेशन वाला ही कर पाएगा, इसलिए मैंने कराया है। हालांकि ये एक ही बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पूछा है इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना। नीट के इतिहास में एक ही बार पूछा उसने। अब जल्दी बोलो, आगे करें बच्चों। आई मैक्स आई मिनिमम ये सब करा दिया, कर लेना खुद से। कल ये क्वेश्चन, चलो कर दो, माध्यम का अपवर्तनांक, जल्दी कर दो इस क्वेश्चन को।
जल्दी कर दो। पहले वायु में, फिर अन्य माध्यम में, कि माध्यम में 8वीं फ्रिंज, इस लाइन को पढ़ना, माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज, दीप्त, वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनती। स्थान मतलब y सेम है। देखो कितना आसान है। y बराबर माध्यम में 8वीं 8 बीटा माध्यम बराबर 5वीं अदीप्त, यानी कि 5 माइनस आधा अदीप्त, यानी कि बीटा वायु। ध्यान से देख लो बच्चों, 8वीं दीप्त थी, ये दीप्त थी और ये अदीप्त है। अब इसके बाद टाइम पास मुझे लगता है तुम कर लोगे। 8 माध्यम है तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू लिखा, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी बराबर 5 में से आधा गया तो 4.5, 4.5 वायु है, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी सब कट जाएगा, तो म्यू बराबर 8/4.5। बस लैंग्वेज पहचाननी है बच्चों, बाकी देखो टाइम पास कितना अच्छा था। दीप्त हो अदीप्त हो तुरंत दिमाग चलना चाहिए। एन बीटा, अब वो 2n 2n के चक्कर में पढ़ते तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को? क्या तुम्हें लग रहा है कि मास्टर ने शुरू से समझदारी की थी? मेरे को 2n के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। एन बीटा या n माइनस आधा बीटा, कितना आसान हो गया जीवन। ये माध्यम में था, वो वायु में था, गड़बड़ ना हो जाए। माध्यम में एक ही चीज होती है, बस लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू कर दो। चलिए ठीक है, सब क्वेश्चन कर लिए, बढ़िया। चलो बच्चों सब क्वेश्चन कर लिए अपन ने, अब आगे बढ़ते हैं अपन। YDAC में अभी ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी है सही, फिर भी है सही। अब मैं इसमें आपको डेरिवेशन नहीं बताना चाहूंगा, है ना, काम करनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो काम का होता तो बता देता। मैं एक पॉइंट बताऊंगा, याद रखना। अब YDAC में हम किसी एक स्लिट के सामने स्लैब रखेंगे, स्लैब, ठीक है। YDAC में स्लिट के सामने स्लैब रखना, मेरे को ये पढ़ाने से पहले एक बात फिर बता दो, एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। इन दोनों में क्या क्या बराबर है? पथ बराबर है, तो क्या पथांतर 0 है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां पर पथांतर 0 होता था? हाँ। अगर पथांतर 0 है तो क्या समयांतर भी 0 होगा? तो डेल्टा टी समयांतर भी 0 होगा। मैंने बता दिया था आपको, अगर पथांतर 0 तो समयांतर भी 0 होगा, मतलब दोनों चीजें हैं। समयांतर 0 है तो पथांतर 0, पथांतर 0 तो समयांतर 0। बढ़िया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, मान लो ये हवा है और ये टी मोटाई है। अगर इसमें
लाइट को पार होने में 0.3 माइक्रोसेकंड लगे तो अगर मैं कोई माध्यम भर दूं, माध्यम म्यू भर दूं, तो इसी मोटाई में लाइट को पार होने में टाइम वही लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? हवा है, लाइट ने हवा पार की 0.3 माइक्रोसेकंड में। अगर यह माध्यम भरा तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा यार। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि सर माध्यम है। सर माध्यम को ऐसे बोल सकते हैं ट्रैफिक है, और रास्ते में अगर ट्रैफिक मिल जाए तो टाइम ज्यादा लगता है। अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए तो क्या टाइम ज्यादा लगता है? तो ये बात समझ में आती है अपने। रास्ते में ठीक है ना, ट्रैफिक मिल जाए तो सही बात है। शालिनी ने बोला सर स्पीड कम हो जाएगी, कुछ भी बोल लो, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों देखो हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ चुके हैं। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा मुझे बताओ, यहां पर अगर इसको समय लगा t1 तो इसको भी समय कितना लगता है? t1। तभी तो समयांतर 0 होगा। अगर इसको समय लगा t1 तो इसको भी समय कितना लगता है? t1। तभी तो डेल्टा t 0 हुआ। जल्दी जल्दी बोलो हाँ है ना? सही बात है, समयांतर 0 होगा, पथपान टाइम बराबर लगा होगा। चलिए बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने किसी एक स्लिट के सामने, ये S1 थी, S1 के सामने हमने T मोटाई की स्लैब लगा दी। मुझे बताओ कॉमन सेंस से, अगर स्लैब लगा दी तो इसको टाइम लगा t1, तो बताओ इसको टाइम कितना लगा होगा? क्या t1 से ज्यादा टाइम लगा होगा? अरे स्लैब बीच में आ गई ना यार, आपने तो बोला अभी स्लैब बीच में आती है तो टाइम ज्यादा लगता है। इसके रास्ते में आ गई, मतलब इसको टाइम t1 से ज्यादा लगा टाइम। मतलब यहां पर समयांतर 0 है कि नहीं है? समयांतर अब 0 नहीं है, क्योंकि एक को ज्यादा लगा, एक को कम लगा। ठीक है ना, t1 से ज्यादा टाइम लगा इसमें। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा प्रश्न है समयांतर, अच्छा क्या जहां पर डेल्टा x 0 होता है, क्या इसी को आप बोलते हो केंद्रीय उच्चिष्ट? हाँ सर, यही है केंद्रीय उच्चिष्ट। बहुत बढ़िया। अब मेरा डाउट आया, अगर समयांतर यहां 0 नहीं है तो कहीं तो होगा। एक ऑप्शन है नीचे होगा और एक ऑप्शन है ऊपर होगा। बताओ कहां शिफ्ट? ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, जो पहले सामने बनना चाहिए था, आज वो सामने तो नहीं बन रहा। मतलब यहां पर डेल्टा t 0 नहीं है तो यहां पर डेल्टा x भी 0 नहीं है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट शिफ्ट हो गया। अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया। सिंपल याद रखो, है ना, सिंपल सी बात है। ऊपर मैं समझा देता हूं, वैसे तुम्हें से कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो, पहले मैंने सोचा कि ये नीचे शिफ्ट हुआ होगा, पहले मैंने सोचा कि नीचे शिफ्ट हुआ होगा। समझा रहा हूं, बाद में याद रखना। ये S2, ये S1। अगर यहां शिफ्ट हुआ होगा तो यहां डेल्टा x बराबर 0 और डेल्टा t भी 0 होना चाहिए। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि सर ये गलत है। क्यों? सर इसका रास्ता भी लंबा, इसके रास्ते में ट्रैफिक भी आ गया, तो सर अभी भी इसको टाइम ज्यादा लगेगा।
और इसको टाइम टी लगेगा तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये गलत है। लेकिन सर अगर आप ऐसा करोगे कि इसको इधर यहां मान लो शिफ्ट, इसके रास्ते में क्या है, स्लैब है। अब देखो सर जिसके रास्ते में ट्रैफिक था उसके रास्ते को कम कर दो, जिसके रास्ते में ट्रैफिक नहीं था उसके रास्ते को लंबा कर दो, तो सर अब संभावना है कि इसको टाइम टी लगा तो इसको भी टी लगा होगा, और यहां पर डेल्टा टी बराबर 0 तो डेल्टा एक्स भी 0, मतलब शिफ्ट ऊपर हुआ है। अरे मेरे लाल, यहां रास्ता भी लंबा और ट्रैफिक भी है तो टाइम फिर से ज्यादा लगेगा, अर्थात ऊपर शिफ्ट हुआ है, अर्थात ऊपर शिफ्ट हुआ। जल्दी बताओ। बिल्कुल टाइम के हिसाब से सोचना पड़ा। अर्थात ऊपर शिफ्ट हुआ है। कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है? माना y ऊपर हुआ, अब देखो, अब y की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, मैं y की कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों। इस एंगल को थीटा माना, फिर से मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा, ये कलांतर कितना आता है? डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा बराबर डी टेन थीटा बराबर डी वाई बाई कैपिटल डी। अगर यहां पर पथांतर 0 आता है, अगर 0 आता है, इसका मतलब ये जो इसका एक्स्ट्रा पाथ है और अच्छा, ये आपको समझ में आया, इतना ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब एक डेटा आपको बता रहा हूं, स्लैब की वजह से पथांतर, स्लैब की वजह से पथांतर, स्लैब की मोटाई को टी बोल दो। स्लैब की मोटाई बनाई नहीं बनाई मैंने? हाँ, टी बनाई है मोटाई। पथांतर बराबर टी इंटू म्यू माइनस 1 आता है। प्रूव करने का टाइम नहीं है और कोई मतलब नहीं है, याद रखो। सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, लॉजिक से मैंने तुम्हें ये तो सिखा दिया ऊपर शिफ्ट होगा। बस एक बात मान लो मेरी, कि स्लैब की वजह से पथांतर टी इंटू म्यू माइनस 1 आता है, बस। अब y की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, y की गणना मैं कर रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, ये हरी दूरी और ये हरी दूरी तो बराबर है। अगर यहां पथांतर 0 है तो स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पथ और इसका एक्स्ट्रा पथ, क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि हरा पार्ट तो वैसे ही बराबर है। अब मुझे स्लैब की वजह से आने वाला एक्स्ट्रा पथ, ये जो दिख नहीं रहा लेकिन वो है, और यहां तो साक्षात दिख रहा है, क्या इनको बराबर कर दूं? या तो आप समझ जाओ या फॉर्मूला याद करना बार में, बताओ समझ में आई नहीं आई बात? तो मैं क्या करूंगा, स्लैब की वजह से ये आता है, इसको याद रखो। स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पथ, भाई हरा वाला तो बराबर है ही सही। अब स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पथ आ गया, स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पथ आ गया। वो होते ना, खाली रोड पे तुम चलो और एक एक भरे रोड पे किसी को चलाओ। जब कोई भरे रोड पे चलता है तो वो थोड़ा घूम फिर के चलता है। बच्चों ध्यान से समझो, एक है कि शालिनी की गाड़ी तो खाली रोड पे सीधी चल गई, एक है प्रांजल की गाड़ी भरी रोड पे चलनी थी, भरा रोड मतलब स्लैब,
तो भरे रोड में थोड़ा टेढ़ा, कोई आड़ा, कोई पोड़ा, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई वैसा एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ता है भरे रोड पर। वो एक्स्ट्रा पाथ का फॉर्मूला ये है। तो यहां पे हरे वाले पाथ तो बराबर है, नीचे वाले ने इतना एक्स्ट्रा चला और ऊपर वाले ने जितना एक्स्ट्रा चला उसका फॉर्मूला ये है। अगर मुझे पथांतर 0 चाहिए तो क्या इनके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को बराबर कर दूं? यस सर, बस इनके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को बराबर कर दो। y स्मॉल d बटे कैपिटल D बराबर t इंटू म्यू माइनस 1। तो आंसर आ गया y बराबर कैपिटल D बटा स्मॉल d इंटू t इंटू म्यू माइनस 1। ये केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्थापन आ गया। केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्थापन किसकी तरफ विस्थापित हुआ? स्लिट की साइड। इस पे भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है, तरीका भी बता दिया, बाकी फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जल्दी बताओ, एक और क्वेश्चन कराना है मुझे फिर। अभी चेक कर लूंगा ये कितना आया तुम्हें। आ गया? ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या क्वेश्चन दिया। मैंने क्वेश्चन दिया ये S1 ये S2। देखिए कितने पागल बने। ये T1 ये μ1 और इसका T2 और ये μ2। मैंने कहा ऊपर वाला केंद्रीय उच्चिष्ट को ले जाएगा ऊपर और नीचे वाला ऊपर ले जाएगा y1 और नीचे वाला ले जाएगा नीचे। मैंने कहा यदि केंद्रीय उच्चिष्ट यही है तो शर्त बताओ। अगर केंद्रीय उच्चिष्ट यही है मतलब अपरिवर्तित, स्लिट लगाने के बाद भी अपरिवर्तित है, कैसे संभव है? सर ऊपर वाले ने जितना ऊपर खिसकाया नीचे वाले ने उतना ही नीचे खिसका दिया। जितना ऊपर वाले ने उसको ऊपर खिसकाया उतना ही नीचे वाले नीचे खिसका दिया। कितना खिसकाया? ये रहा फॉर्मूला, डी बाई डी टी इंटू म्यू माइनस 1। चलिए इनको बराबर करते हैं। तो सॉल्यूशन ऊपर का y बराबर नीचे का y, d बाई डी। यार ये d और ये d तो दोनों में कॉमन है, t अलग अलग है, तो इसका t1 इंटू μ1 माइनस 1 बराबर d बाई डी, इसका t2 इंटू μ2 माइनस 1। तो आंसर आ गया t1 इंटू μ1 माइनस 1 बराबर t2 इंटू μ2 माइनस 1। खत्म, शर्त आ गई। भारत माता की जय। ठीक है, बस यही शर्त है। आपको t1 μ1 t2 μ2 इनमें से कोई 3 चीज देके चौथा चीज पूछ लेगा तो क्या कर पाओगे? ये स्टार स्पेशल क्वेश्चन याद होनी चाहिए शर्त, और नहीं भी याद है तो तरीका याद होना चाहिए। तरीका याद होगा तो फायदा होगा कि फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे कल। चलिए बाय बाय।